हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम आर्टिकल्स कंप्लीट करने के बाद पंक्चुएशन चैप्टर करने स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने सीखा था कि पंक्चुएशन क्या होते हैं और पंक्चुएशन के कितने काइंड्स होते हैं, जिसमें हमने दो काइंड्स यानी कि फुल स्टॉप एंड कॉमा का यूज सीख लिया था। आज हम आगे सीखने जा रहे हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का यूज कहाँ किया जाता है, किस जगह करते हैं और कैसे करते हैं, आज की क्लास में हमें सीखने जा रहे हैं। चलिए तो आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, सेमी कॉलन। क्या हेडिंग है? सेमी कॉलन। तो लिखते हैं कि सेमी कॉलन क्या है, कैसे है, इसके बारे में समझते हैं। तो नोट डाउन करिएगा भाई, साथ में आप लोग बता दीजिए कि मेरी वीडियो एंड ऑडियो दोनों क्लियर है या नहीं। अगर दोनों क्लियर है तो लिखिएगा वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। समझ में आई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए भाई, बात करते हैं हमारे सेमी कॉलन की। सेमी कॉलन क्या है तो लिखिएगा इट इज stronger देन कॉमा, यह कॉमा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉमा, एंड वीकर देन फुल स्टॉप। और जो फुल स्टॉप होता है हमारा, उससे क्या होता है, कम होता है फुल स्टॉप। आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरी राइटिंग विजिबल है या नहीं। यस और नो कमेंट बॉक्स में करिए। राइटिंग इज विजिबल, यस या नो? तो बताइए भाई। इट इज स्ट्रॉन्गर देन कॉमा एंड वीकर देन फुल स्टॉप। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉमा होता था, कॉमा से ज्यादा इंपोर्टेंट मजबूत बात जो है रिप्रेजेंट करता है हमारा सेमी कॉलन। और अगर हम बात करें कि सबसे कॉमा छोटा फॉर्म जो है वो है फुल स्टॉप से छोटा है, जो कमजोर जो है वो क्या हमारा सेमी कॉलन है। चलिए भाई, बात करते हैं इसके यूजेस की। तो हेडिंग डाल लीजिएगा भाई, यूजेज ऑफ सेमी कॉलन। हेडिंग डालिए भाई, यूजेज ऑफ सेमी कॉलन। यूजेज ऑफ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के क्या यूजेज होते हैं, इसके बारे में हमें बात करना है। अगर हम बात करें यूज नंबर फर्स्ट की, क्या बात करें? यूज नंबर फर्स्ट की, तो मैंने लिखा है टू सेपरेट द phrases और clauses। ठीक है भाई, क्या करता है? टू सेपरेट द phrases और clauses। ठीक है, इफ सेपरेट करता है phrases और clauses को इन अ सीरीज, ठीक है, that already contains comma, जिनमें ऑलरेडी क्या होता है, कॉमा होता है। ऐसे फ्रेजेस और ऐसे क्लॉजेस को अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेमी कॉलन यूज करते हैं। चलिए भाई समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा, मीना लाइक्स ईटिंग, जैसे मीना लाइक्स ईटिंग juicy fruits like strawberries, plums and cherries, ठीक है भाई। यहां हम क्या करेंगे? सेमी कॉमा यूज करेंगे, सेमी कॉलन। वेजिटेबल्स लाइक बीन एंड okra and some dairy products and some dairy प्रोडक्ट्स। और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जो है
उसे क्या है, खाने में पसंद है। तो लिखा है मैंने मीना लाइक्स ईटिंग जूसी फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरीज, प्लम्स एंड चेरीज, वेजिटेबल्स लाइक बीन्स एंड ओकरा एंड सम डेयरी प्रोडक्ट्स। देखिए भाई, हम जब क्या कर रहे हैं यहाँ पे जूसी फ्रूट्स के बारे में बता रहे हैं, जैसे हमारा स्ट्रॉबेरीज हुआ, प्लम्स हुआ, चेरीज। हमने क्या किया, एक पार्ट्स के बारे में बताने, जूसी फ्रूट्स ये थे तो हमने इनको सभी को कॉमा से लगा के रिप्रेजेंट किया। बट अब हम उसके आगे कुछ और चीज बताना चाह रहे हैं जो उससे अलग ही है, जस्ट अलग है। तो वो क्या था, वेजिटेबल्स पे आ रहे थे। तो यहाँ पे हमने इंडिकेट कराया कि हमारी जो बात हम कह रहे थे उसको हम यहाँ से रोक रहे हैं। मतलब हमारा जो कॉमा था वो शॉर्ट फॉर्म में हमें क्या दिखाता था, शॉर्ट पॉज दिखाता था। सेम उसी तरीके से शॉर्ट पॉज है, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉज दे रहा है कि भाई आपको याद रखना है कि यहाँ से जूसी फ्रूट्स जो थे वो चेरीज तक खत्म हो चुके हैं। इसके आगे नेक्स्ट जो है हमारी वेजिटेबल्स की बात स्टार्ट हो रही है। जब हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसको यहाँ पे कॉमे को सेमी कॉलन को यूज किया, तो ये सेमी कॉलन भी यहाँ पे बता रहा है कि हमारे जो वेजिटेबल्स थे उनकी बात यहाँ खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ बता रहे हैं, तो हमने लिखा डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ऐसी जगहों पे हमें क्या करना है, सेमी कॉलन यूज करना है। जहाँ पे जिस चीज के बारे में बता के जस्ट दूसरी चीज के बारे में बताए तो वहां हमें क्या यूज करना है, सेमी कॉलन यूज करना है। समझ में आई बात? चलिए अब हम बात करते हैं यूज नंबर 2 की। यूज नंबर 2 क्या है, लिखिएगा इट joins the compound sentences instead of a conjunction such as and, comma, but and etc। हमारे पास हम जो है दो कंपाउंड सेंटेंस को ऐड करते हैं, लेकिन हम वहां कंजंक्शन यानी कि हमारा एंड और बट कंजंक्शन हम यूज ना करके वहां पर हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, जैसे मैंने कहा सुमन इज बाइंग, ब्रिंगिंग लिख लीजिए, सुमन इज ब्रिंगिंग बिस्किट्स एंड वंस नेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा तनुजा इज गेटिंग apples and cherries। देखिए भाई लिखा मैंने सुमन इज ब्रिंगिंग बिस्किट्स एंड बंस। सुमन जो है वो क्या ले रही है, बिस्किट्स और बंस ले रही है। अब हमने यहाँ लिखा तनुजा इज गेटिंग एप्पल्स एंड चेरीज। तनुजा क्या ले रही है, एप्पल्स और जो है चेरीज ले रही है। अब हमें यहाँ देखना है कि भाई यहाँ हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक सुमन जी के बारे में बात चली कि सुमन क्या कर रही है। उसके तुरंत बाद हमारा तनुजा दूसरा सब्जेक्ट आ गया जो दूसरा काम कर रहा है। अब बात आती है कि सर इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है, ऐड करना है, दो अलग सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस को मिक्स कराना है, तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई कंजंक्शन यूज करना होगा। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, सुमन इज ब्रिंगिंग बिस्किट्स एंड बंस, सुमन ले रही है एंड, और तनुजा इज गेटिंग एप्पल्स एंड चेरीज, और तनुजा क्या ले रही है, एप्पल्स एंड चेरीज ले रही। तो यहाँ हम क्या करते हैं, बट और एंड की जगह हम यहाँ सेमी कॉलन यूज करके भी इस सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे से जुड़ गया। अब यहाँ इस सेमी कॉलन का मतलब जो है वो क्या निकलेगा, एंड या बट निकलेगा। वो हम सेंटेंस की जरूरत के हिसाब से बाहर कंजंक्शन एज्यूम कर लेंगे। इसका मीनिंगफुल सेंस हो गया।
Suman is bringing biscuits and ones semicolon. Tanuja is getting apples and cherries. That's why हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप एंड कंजंक्शन या सेमीकोलन कोई भी यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? जैसे मैंने कहा some people some people have desire, some people have desire to excel, but others do not. Some people have desire to excel but others do not. कुछ लोग एक्सेल करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ बट का सेंस आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ बट कंजंक्शन यूज करते हैं तो भी सही है। क्या यूज करेंगे? अगर हम यहाँ बट कंजंक्शन यूज करते हैं एकदम सही है। अगर मान लीजिए हमें बट कंजंक्शन यूज नहीं करना है, आप कोई मार्क लगाना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना होगा? फिर आपको यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करना होगा। क्या कॉमा यूज करना होगा? सेमी कॉलन यूज करना। जब आप यहाँ पे सेमी कॉलन यूज कर देंगे तो ये सेंटेंस दोनों जो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये यूज नंबर थर्ड क्या आ गया भाई? यूज नंबर थर्ड। यूज नंबर थर्ड क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। लिखा है इट ऑल्सो ज्वाइन द टू कंपाउंड सेंटेंस, इट ऑल्सो ज्वाइन द कंपाउंड सेंटेंसेस, इट ऑल्सो ज्वाइन द कंपाउंड sentences even if the independent clauses, even if, आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि नहीं? even if the independent clauses added by a conjunction, however there must be a comma, must be चलिए भाई एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा we were certain he will। चलिए भाई एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा we were certain he will he would win until he was finished we said nothing लिखा मैंने we were certain he would win at until he was finished we said nothing। तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की तो हम क्या कहेंगे? I was late again last night
लास्ट नाइट what I didn't worry, what I didn't worry, for I knew the babysitter, the babysitter was with the child, with the child। देखिए भाई, आपके सामने मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला एग्जांपल है कि वी वर सर्टेन ही वुड विन एट अनटिल ही वाज फिनिश्ड वी सेड नथिंग। वी वर सर्टेन, हमारा यहाँ पे एक क्लॉज हो गया वी वर सर्टेन, फिर लिखा है ही वुड विन, वह जीत जाएगा, वह निश्चित, वह जानती थी कि वह जीत जाएगा, ही हम जानते थे कि वह जीत जाएगा। तो यहाँ पे दो क्लॉज हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उससे पहले क्या आ गया हमारा एट, उससे फिर क्या आ गया अनटिल। तो जब हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट हो जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या यूज करना होता है, सेमी कॉलन हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने सेमी कॉलन यूज किया, एट अनटिल ही वाज फिनिश्ड वी सेड नथिंग। तो यहाँ पे देखो वी वाज फिनिश्ड वी सेड नथिंग, ये हमारे एक और दो क्लॉज हो गए। इन दोनों क्लॉज के बाद हमने लास्ट, अगर इसके आगे कोई सेंटेंस होता तो हम यहाँ सेमी कॉलम यूज करके आगे उसको लिख देते। नेक्स्ट लिखा है आई वाज लेट अगेन, आई वाज लेट, आई वॉज लेट अगेन लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट फिर से लेट हो गई थी, बट आई डिडंट वरी फॉर। देखिए भाई यहाँ लेट हो गई थी, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कंजंक्शन, तो इस कंजंक्शन से पहले हमें क्या यूज करना है, सेमी कॉलन यूज करना है, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमारे सेंटेंस में देखने को मिल रहे हैं। आई डिडंट वरी, मैं चिंतित नहीं हुई थी, फॉर आई न्यू दैट, इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मैं जानती थी, द बेबी सिटर वॉज विद द चाइल्ड, बेबी सिटर जो था वो किसके साथ था, चाइल्ड के साथ था, इसलिए मैं कोई टेंशन नहीं ली। तो यहाँ हमारा क्या है सेमी कॉलन, हम इस तरह के केसेस में भी यूज करते हैं। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट यूज ऑफ यूज नंबर 4, यूज नंबर 4 ऑफ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का यूज नंबर 4 क्या है, इसके बारे में समझते हैं भाई। देखिए कुछ वर्ड्स हैं बिफोर द वर्ड्स, बिफोर the words like, जैसे हम बात करें like therefore, however, in other hands, in fact, as a result, also, consequently, finally, furthermore, moreover, meanwhile, thus, hence, obviously। वर्ड्स के बाद हम क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन यूज करते हैं, नेवरथलेस भी लिख लीजिए इसमें। इन सभी वर्ड से पहले हम क्या यूज करते हैं, कॉमा सेमी कॉलन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आई हैव टाइफाइड, फिर मैंने लिखा नेवरथलेस, आई हैव टाइफाइड नेवरथलेस, आई विल complete this assignment, फिर भी मैं इस असाइनमेंट को पूरा करूंगा।
तो देखिए भाई क्या वर्ड आया, नेवरथलेस। तो नेवरथलेस के बाद हमें यहाँ कॉमा लगाना है, और लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, सेमी कॉलन यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, सेमी कॉलन यूज करें। तो इस तरीके से हम क्या है कि जो हमारे नेवरथलेस जो वर्ड्स हैं इनसे पहले हम सेमी कॉलन यूज करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा ध्रुव didn't go for lecture instead, क्या मैंने इसमें वर्ड लिखवाया है इंस्टीड? नहीं लिखा है ना, तो लिख लीजिए भाई इंस्टीड he went for concert। लेकिन वह कहाँ के लिए गया था, लेकिन वह कंसर्ट के लिए गया था, लेक्चर के लिए गया था। इंस्टीड वर्ड है, उससे पहले हम बाद में कॉमा यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या यूज करना है, सेमी कॉलन यूज करना है। तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन को यूज करते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट जो मार्क है, पंक्चुएशन है, वो है हमारा कॉलन। क्या है? कॉलन। इसका मतलब समझते हैं। कॉलन का मतलब ये जो आपके सामने ऐसी जो बिंदी रखी हुई है, इन्हीं को क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलन। कॉलन इट इज अ लॉन्गर पॉज, इट इज अ लॉन्गर pause that indicates via semicolon, सेमीकॉलन के द्वारा जो पॉज होता है उस पॉज को पूर्णतः बड़ा पॉज बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस तरीके का कॉलन का साइन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी यूजेस की, तो लिखिए, हेडिंग डालिए यूजेस ऑफ कॉलन। यूजेस ऑफ कॉलन, कॉलन के क्या क्या यूजेस है इसके बारे में बात करना है। तो लिखिए, इट इंडिकेट्स अ लिस्ट। तो इसका जो पहला यूज है वो क्या है, इट इंडिकेट्स अ लिस्ट। जैसे हम किसी चीज की लिस्ट बताते हैं, तो इसी लिस्ट को बताने के लिए हमने क्या कहा, यहाँ पे बताया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने कहा he likes fruits, he like fruits। अब फ्रूट्स में कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ सर्च दैट करके भी लिख सकते थे, लाइक करके। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ इस तरीके के लिखेंगे। अब आप बताते जाएंगे, इसमें एप्पल, कॉमा गुआवा, कॉमा ग्रेप्स, कॉमा पाइनएप्पल, एंड ऑरेंज। ये लिखा भाई। तो जब हम किसी की लिस्ट के बारे में बता रहे थे, ही लाइक्स फ्रूट्स डैश 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 एंड डैश, तो हमें देखो भाई, जब हमारे पास बहुत सारे हैं तो इसके पहले तो हम कॉमा लगाते हैं, लेकिन जब हमें किसी चीज की लिस्ट बतानी है तो हमें इस तरीके का साइन यूज करके हम सारी चीजों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। समझ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा दीज चिल्ड्रन, क्या कहा मैंने, दीज चिल्ड्रन talk about only three cartoon characters, अब कार्टून कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो लिखो भाई, डोरेमोन, छोटा भीम,
छोटा भीम एंड पॉकमैन, इन तीनों के बारे में बात करें तो हमने भाई यहाँ पे कैरेक्टर्स बता रहे हैं 3 लोगों के, तो हमने उनके नाम बताने के लिए तो हमने यहाँ क्या किया, इस तरीके का साइन यूज करेंगे और बाकी हम जो बताना चाहते हैं उसको आप लिस्ट को बता सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए नोट करिए, फिर हम आगे इसकी यूज केस की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 क्या है इसके बारे में समझते हैं। between the two independent clauses, the second clause explains, the second clause explain or illustrate the second। नहीं आई बात समझ में? क्या है इसका मतलब? चलिए समझते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 क्लॉजेस होंगे, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, लेकिन दोनों क्लॉज जो होंगे इसमें से पहला क्लॉज आएगा, उस पहले क्लॉज से रिलेटेड ही कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हम एक दूसरा क्लॉज लिखेंगे जिसे हम सेकंड क्लॉज कहेंगे। उस सेकंड क्लॉज से पहले ही हमें क्या करना होता है, कॉलन यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, चलिए भाई बात करते हैं एग्जांपल्स की। मैंने कहा he eats eggs, ठीक है, he eats eggs breakfast। अब मैंने लिखा these are easy to cook। he eats eggs breakfast, these are easy to cook। इसे eats का he eats eggs breakfast में क्या खाना पसंद है, eggs जो है eggs वो खाना पसंद है। अब हमने कहा दूसरा बारह बता रहा है these are easy to cook, eggs खाना क्यों पसंद है, क्योंकि वो जल्दी से पक जाते हैं इसीलिए उसे पसंद है। तो जब हमारा पहला क्लॉज का दो एक्सप्लेनेशन बताने के लिए हम सेकंड क्लॉज लिखते हैं तो उसके बीच में उससे पहले हम क्या करते हैं, जो सेकंड क्लॉज इसे डिफाइन कर रहा है इससे पहले हमें क्या यूज करना है, कॉलन यूज करना है। क्या यूज? अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल में जैसे मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर a copy of Merchant of Venice, ठीक है। one of my students wants to read it। मेरा एक स्टूडेंट है जो क्या चाहता है, इसको पढ़ना चाहता है, तो हम इसलिए बुक कॉपी ढूंढ रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस की, क्योंकि मेरा जो एक स्टूडेंट है। तो जो सेकंड क्लॉज है वो फर्स्ट क्लॉज को एक्सप्लेन कर रहा है और दोनों के दोनों क्लॉजेस कैसे इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए हमने इससे पहले क्या यूज किया, कॉलन यूज किया। तो ये था हमारा यूज ऑफ कॉलन। समझ में आई बात? चलिए अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट यूज की, यूज नंबर थर्ड क्या है भाई, यूज नंबर थर्ड है कि it separate the time, इस समय को सेपरेट करता है, मतलब समय बताएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा द क्लास विल
conduct from 12:30 PM to 1:30 PM। देखिए भाई मैंने क्या लिखा था, क्लास विल कंडक्ट फ्रॉम 12:30 PM टू 1:30 PM। जो क्लास है हमारी वो 12:30 से लेके 1:30 तक चली। तो इसमें देखो मिनट को सेपरेट करने के लिए, आवर को, टाइम को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉलन यूज करते हैं। अब कॉलन के जो हमारा इस साइड लिखा होता है ये हमेशा किसे बताता है, आवर को बताता है। किसे बताता है, आवर को। और कॉलन के जो इस साइड लिखा हुआ रहता है ये हमेशा किसे बताता है, तो मिनट के टाइम को बताता है। किसको बताता है, मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। समझ में आई बात। तो इस तरीके का यूज भी हम करते हैं। अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट यूज की, यूज नंबर 4 या कॉन्सेप्ट लिख लीजिए इसका। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, वी डू नॉट यूज, we do not use the colon, we do not use the colon before the listed items, before the listed items is incorporated into the flow of a sentence, example, the lunch box contains potatoes, the lunch box contained potatoes, steamed rice, comma baked potatoes, and fried rice, इस तरीके से लिखा। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है, स्टीम्ड राइस, बेक्ड पोटैटोज और फ्राइड राइस, क्या ये किसी इनकॉर्पोरेट को बता रहे हैं? क्या ये कॉर्पोरेटेड है? नहीं है भाई, इनकॉर्पोरेटेड है। अगर ये इनकॉर्पोरेटेड आइटम्स हैं तो इनसे पहले हम क्या है, इनसे पहले हम कभी भी सेमी कॉलन यानी कि कॉलन जैसे यूज नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे कॉलन का साइन लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। जब भी हमारे जब स्टीम्ड राइस कोई कॉर्पोरेटेड है, नहीं है ना, कॉर्पोरेटेड ही नहीं है तो हम इसके पहले क्या कॉलन यूज नहीं कर सकते। समझ में आई बात। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। हमें नेक्स्ट पंक्चुएशन में सीखना है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। क्या है भाई, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का एक नया निकनेम है भाई, जिसे आप सभी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, आप सभी सही जानते हैं कि जो हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन होता है इसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और ये सिर्फ 2 जगह यूज किया जाता है, इसके अलावा तीसरा इसका कोई यूज नहीं है। बहुत ही आसान यूज है, समझ जाएंगे आप। अगर हम बात करें इसकी यूज नंबर 4, क्या है यूज नंबर 4 की? इट इज द मार्क ऑफ क्वेश्चन। इसमें लिख लीजिए इट इज द मार्क ऑफ क्वेश्चन। इट इज द मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने का जो मार्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी यूज की तो यूज नंबर 1 है, हेडिंग डाल लीजिए यूज नंबर 1।
यूज नंबर 1 क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। यूज नंबर 1 कहता है इट is placed at the end of the tag question, end of the tag question। टैग क्वेश्चन क्या होते हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो लिख लीजिए क्वेश्चन टैग। क्या लिखिए भाई, आगे स्लैश करके लिख लीजिए क्वेश्चन टैग। हम इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। उस जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसके लास्ट में जो सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके लास्ट में हमें एक क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करना होता है, तभी जाके पता चलता है कि आपने इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना लिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे अगर मैं कहूं, मैंने कहा यू आर राइटिंग अ लेटर। देखिए भाई यहां हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करने के बाद हमने लिखा यहाँ पे आर का क्वेश्चन टैग क्या बन जाता है, अरेंट यू। अब हमारा क्वेश्चन टैग बन गया है। अगर क्वेश्चन टैग हमारा कंप्लीट हो गया तो तब होगा कंप्लीट जब आप इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जब आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तभी माना जाएगा कि आपने सेंटेंस का क्या बना लिया है, क्वेश्चन मार्क बना लिया है। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा दे हैव कंप्लीटेड their work। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो इससे पहले कॉमा यूज करना होगा। यहां हमारा आ जाएगा haven't they। एक कैसे क्या बनता है हम क्वेश्चन टैग में सीखेंगे, कोई बात नहीं है भाई। अभी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन टैग जब फाइनली बन जाता है तो उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है और जिस तरीके का सिंबल हमारा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है। तो ये था हमारा यूज नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं यूज नंबर 2 की। तो हेडिंग डालिए भाई यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 क्या कहता है, लिखिए भाई इट इज प्लेस्ड at the end of interrogative sentences। हमारे जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन सभी के लास्ट में हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप सेंटेंस में क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेशन का काम कर रही है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसे मैंने कहा डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसे बताने के लिए आपको यहाँ पे एक मार्क की आवश्यकता है। दिस मार्क इज नोन एज क्वेश्चन मार्क। आपको इस तरीके का क्वेश्चन मार्क वहां यूज करना है। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा आर यू कमिंग हियर, क्या तुम यहाँ आ रहे हो, क्या तुम यहाँ आ रहे हो। तो यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क बताना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमें क्या यूज करना होगा भाई, क्वेश्चन मार्क हमें यूज करना है। इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। समझ में आई बात। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन में आता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या आता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या हम इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसके बारे में हमें सीखना है। तो चलिए भाई आप इसका मार्क जानते हैं, हमने इंटरजेक्शन एक टॉपिक पढ़ा था भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इंटरोगेशन का इंटरजेक्शन का मार्क था इस तरीके का सिंबल, इसी को हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं।
अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स या यूज की तो लिखिए यूज नंबर 1। यूज नंबर 1 क्या कहता है, तो लिखिए इट इंडिकेट्स it indicates the mark of exclamation that showing sudden joy, feelings, grief, सरप्राइज, वंडर, etc। ऐसे मार्क्स जो हमें बताते हैं कि आप खुश हैं या आप सैड हैं या आप अपनी सरप्राइज्ड या शॉक्ड हैं, इन सभी चीजों को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब आपने क्या किया, एक लड़की को देखा और आप कह रहे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी अच्छी कितनी सुंदर लड़की है। जब आप इस तरीके के एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, तो हमें वहां इस चीज को बताने के लिए फुल स्टॉप नहीं, हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क की जरूरत पड़ती है। तो हम वहां क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करेंगे। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस, मैंने कहा व्हाट अ प्लेस। अब आपने क्या किया, आप एक्सप्रेशन बता रहे हैं उस चीज को देख के, तो उससे पहले हमें लास्ट में क्या बताना है, क्वेश्चन यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क को हमें क्या करना है, यूज करना है। समझ में आई बात। चलो अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट यूज की, यूज नंबर 2 क्या है, यूज नंबर 2, यूज नंबर 2 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यूज नंबर 2 क्या है, तो लिखिए it is used after the interjection हम जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क को इंटरजेक्शन के बाद भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं उसको समझते हैं। यहां मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा ओ आई ड्रॉप्ड माई आइसक्रीम कॉन। लिखा मैंने ओ आई ड्रॉप्ड माई आइसक्रीम कॉन, क्या हो गया, आपकी आइसक्रीम कॉन करी आपके ओह। तो इस तरीके का अपना एक्सप्रेशन बताना है। तो इंटरजेक्शन जो वर्ड्स होते हैं उनके बाद में हमें क्या करना होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज करना होता है, तभी जाके हमारा सेंटेंस एक मीनिंगफुल बन पाता है। समझ में आई बात की नहीं भाई। जैसे मैंने कहा वाओ, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने कहा वाओ वी विन द मैच, वी वॉन द मैच, हम जीत गए, वी वॉन द मैच। मैंने लिखा वाओ वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो आपने एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट किया, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, या हम इसे कहते हैं मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यूज किया, और हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आई बात। चलिए अब आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम सीखते हैं यूज ऑफ डैश एंड हाइफन। नोट कर लीजिए। चलिए भाई अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट डैश।
ये इस तरीके का सिंबल होता है। चलिए तो इसका पहला यूज है, यूज की बात करते हैं। नंबर 1, इट इंडिकेट्स a sudden break, it indicates a sudden break and change of thoughts and change of thoughts। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, जैसे मैंने कहा हाउ मैनी टाइम्स have I asked you, have I asked you not to dash, not to dash, ठीक है भाई, डैश। बानी SUDDENY suddenly stopped। जैसे हमने कहा, देखिए भाई ये लिखा है हाउ मेनी टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू। अब नॉट टू लिखा तो यहाँ आज हमने क्या किया, डैश यूज किया। हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, लेकिन किससे कह रहे थे, तो पता चला वानी सडनली स्टॉप, तो अचानक से वानी क्या हो गई, चुप हो गई। बात हम किसी और से कह रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, हमारा जो कहने का थॉट था वो पूरा बदल गया। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में जब भी टीचर आते हैं वो गुस्सा होते हैं, गुस्सा भले एक से हो रहे होते, लेकिन क्लास में जितने बैठे होते सारे के सारे शांत हो जाते। ठीक इसी तरीके के एक्सप्रेशन जब हमें बताने होते हैं कि हम अचानक से और रुक जाएं और बाकी का उसका कोई इफेक्ट आया, हमारा थॉट बदल जाए, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डैश यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लिखिएगा टू रिज्यूम स्कैटर्ड थिंग्स। बात करें एग्जाम्पल की, ड्रेसेस, शूज, एसेसरीज, देखिए क्या लिखा, शी परचेज्ड ऑल इट। उसने क्या किया, जो यहाँ चीजें बताई गई, आपने कोई चीजें खरीदी, आपने क्या किया, उसको स्कैटर्ड कर लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया, और आपने क्या फिर बताया, सी परचेज्ड ऑल इट। आपने इन सारी चीजों को पहले बता दिया कि आपने क्या क्या खरीदा, उनको पहले रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ा, इसके आगे सेंटेंस को कनेक्ट कराने के लिए डैश यूज करना पड़ा, तब जाके हमारा सेंटेंस क्या है, पूरा कंटिन्यू हो पाया। अगर हम बात करें, ये था हमारा यूज सेकंड। अब इसका जो नेक्स्ट यूज आता है, यूज नंबर थर्ड, क्या आता है, यूज नंबर थर्ड। यूज नंबर थर्ड क्या, प्रेसिंग इट, क्या है, इट इंडिकेट्स द conclusion without expressing it, बिना एक्सप्रेस किए हुए आप कंक्लूजन को बता दें, उसे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डैश यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डैश यूज करेंगे। आई एम श्योर ही इज हार्ड वर्किंग, जैसे मैंने कहा आई एम श्योर he is hard working what, और इसके आगे मैंने डैश लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कहना चाह रहे थे वो आप बिना कहे ही वो सामने वाला समझ जाएगा। जैसे मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कितने हार्ड वर्किंग हो। अगर आप किसी को ताना देना है, जो व्यक्ति कभी हार्ड वर्क नहीं करता, आप उससे कह रहे हैं मैं जानता हूँ कि तुम कितने हार्ड वर्किंग हो, तो उस तरीके के सेंस में हम यहाँ उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डैश यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डैश यूज करेंगे। तो ये थे हमारे 3 यूज ऑफ डैश। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ हाइफन। क्या आता है, हाइफन। हाइफन जो होता है हमारा, एक क्या होता है, इट इज हाफ
द लेंथ ऑफ हाफ द लेंथ ऑफ डैश। जो डैश होता है डैश का आधा क्या होता है हमारा हाइफन होता है। अगर हम बात करें इसकी इट इट ज्वाइन इट ज्वाइंस इट ज्वाइंस इट ज्वाइंस कंपाउंड इट ज्वाइन कंपाउंड्स। एक कंपाउंड नाउन्स या कंपाउंड वर्ड्स को ऐड कराता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा मदर इन लॉ। देखिए भाई, जैसे हम लिखते हैं ना मदर इन लॉ, जैसे हम लिखें अगर बात करें सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस तरीके के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम हाइफन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हाइफन यूज करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अगर हम बात करें टू मेक कंपाउंड मॉडिफायर्स, यूज नंबर 2, यहां लिख रहा हूं मैं यूज नंबर 2। क्या कहा मैंने? टू indicates compound modifier कंपाउंड मॉडिफायर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? देखो भाई एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज हार्ड वर्किंग, मैंने कहा ही इज हार्ड वर्किंग। अब ही इज हार्ड वर्किंग, हार्ड भी करता है और वर्किंग भी कर रहा है। इन दोनों वर्ड्स को ऐड कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हाइफन। हाइफन का जो सिंबल होता है बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम ज्यादा बड़ा इसको नहीं बना सकते। अगर बड़ा बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डैश बन जाएगा। तो ये हल्का सा डिफरेंस होता है हाइफन और डैश में, तो आपको इसको याद रखना है। हम इस तरीके के सेंस में भी इसका यूज करते हैं। अगर हम बात करें इसके यूज नंबर 3 की, इसका जो यूज नंबर 3 होता है, जो हम कहें टू indicates compound numbers and fraction, compound numbers and fractions। जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए और नंबर्स को बताने के लिए। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, मैंने कहा 22, तो यहाँ हम बीच में क्या यूज करेंगे? हाइफन यूज करेंगे। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने कहा 78, तो हमने क्या किया? बीच में हम इन दोनों के नंबर्स के बीच में हम क्या यूज करेंगे? हाइफन यूज करेंगे। अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, मैंने कहा जैसे 1/4, 1/4 पार्ट इज एम्प्टी, 1/4 पार्ट इज एम्प्टी, 1/4 पार्ट इज एम्प्टी। तो देखिए भाई 1/4 लिखा है, इन दोनों को कनेक्ट कराने के लिए, फ्रैक्शन वैल्यू कनेक्ट कराने के लिए बीच में हम क्या यूज करेंगे? हाइफन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हाइफन यूज करेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, 2/3 पार्ट, या हमने क्या कहा? 2/3 of the all students, 2/3 of all students is present here। देखिए 2/3 ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स उन सभी का 2/3 स्टूडेंट क्या यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है? 2/3 फ्रैक्शनल वैल्यू बननी है, तो इसको रिप्रेजेंट कराने के लिए हमें बीच में क्या यूज करना पड़ेगा? हाइफन यूज करना पड़ेगा। समझ में आए? तो इस तरीके के सेंस जब हम पेपर में लिख रहे होते हैं या राइटिंग कर रहे होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना होता है, तब जाकर हम वहां पर इन सभी का यूज करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट रह गया है इन्वर्टेड कॉमर्स और अपोस्ट्रोफी। ये दो सिंबल्स हमारे रह चुके हैं, जिसके बारे में हमें सीखना है। इनके बारे में हम कल की क्लास में सीखेंगे। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें,
जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बाकी की आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इन क्लासेस से जुड़कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।